नोएडा में करेंगे समीक्षा बैठक, सहारनपुर भी जाएंगे सीएम। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना लोगों को पड़ा महंगा, हुक्का बार से प्रशासन ने 35 लोगों को किया गिरफ्तार। कई इलाकों में जारी है पूर्ण लॉकडाउन। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़की डीएम, कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देख डीएम का चढ़ा पारा। बिकरू कांड में आरोपों से घिरे कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की सफाई, कहा शहीद सीओ देवेंद्र के खिलाफ भी ग्रामीणों ने की थी शिकायत, हुई थी जांच। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर हमें केरल के कोझिकोड से मिल रही है। विमान हादसे की खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस IX1344 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रनवे पर यह विमान फिसल गया है और इसमें कुल 191 यात्री सवार थे। ये एयर इंडिया का विमान दुबई से आ रहा था और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बड़ा हादसा ये बड़ा हादसा, विमान में करीब 191 यात्री सवार और ये रनवे पर फिसला है। एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट IX1344 दुबई से कोझिकोड आ रही थी और बारिश की वजह से रनवे पर विमान फिसल गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। 191 यात्री सवार इस यात्री विमान में एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट जो कोझिकोड में लैंड कर रही थी। बारिश की वजह से रनवे स्लिपरी था और विमान दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। विमान के अगले हिस्से को भारी नुकसान की खबर आ रही है। एयर इंडिया का यह विमान दुबई से कोझिकोड बाउंड फ्लाइट जो फिसली है रनवे पर और यह रहा उसका मलबा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस फ्लाइट में 191 यात्री सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त केरल के कोझिकोड से विमान फिसला है, वहां पर तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एम्बुलेंस की आवाज आप सुन पा रहे हैं। लोक सत्य में केरल के कोझिकोड में यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस का सायरन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। अफरा तफरी, कुल 191 यात्री सवार थे विमान में तकरीबन। आप बेचैनी, आप ये देखिए एयरपोर्ट पे क्या आलम है इस वक्त। इस विमान के फिसलने के बाद अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर। समझ में नहीं आ रहा है क्या रिएक्ट करें। वहां पर जो मौजूद लोग हैं, बहुत सारे लोग जो रिसीव करने गए होंगे अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को जो इस फ्लाइट से दुबई से आ रहे थे। कुल 191 यात्री सवार थे इस फ्लाइट में। तस्वीरें आप देखिए, ये कोझिकोड एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यह विमान फिसला है रनवे पर। बारिश की वजह से रनवे की स्थिति ऐसी थी कि लैंड करते हुए विमान फिसला है। बहुत भयावह और दर्दनाक हादसा। विमान के अगले हिस्से को भारी नुकसान इस यात्री विमान के, एयर इंडिया के विमान के। आगे बढ़ते हैं।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई के हाथ में आ गई है। इसके साथ ही इस मसले पर ईडी ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की इस जांच के दायरे में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई समेत 4 लोग और थे, जिनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लंबी पूछताछ की है। ईडी दफ्तर में बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीर और हर हर महादेव के स्ट्रीट का ताल्लुक सुशांत सिंह राजपूत है, जिनकी मौत के फंदे में अब फंसे हैं रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती, उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति राजपूत, उनके सीए रितेश शाह और खुद रिया चक्रवर्ती, जिनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। बॉलीवुड में सितारों की खुदकुशी कभी नई घटना नहीं रही, लेकिन किसी उभरते सितारे का मौत को गले लगाना हैरान करने वाला था। यही वजह थी कि न तो कभी परिवार इस मौत को पचा सका, न सुशांत के फैंस। बिहार में मौजूदा सुशांत के परिवार ने इंसाफ के लिए पहले पुलिस, सरकार और सीबीआई को चुना। सब कुछ परिवार के मुताबिक होने लगा। पहले पटना पुलिस ने केस दर्ज किया, सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, सीबीआई ने जांच मिलते ही एसआईटी बना दी। बताया जा रहा है कि ये वही एसआईटी टीम है जिसने विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच की। इसके साथ ही सीबीआई ने अपने केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। परिवार के एक्टर रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप है, जिसमें सुशांत को मानसिक रोगी बताने और दवाइयों के गलत डोज देने जैसे इल्जाम है। इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बिहार सरकार ने दिया है। रिया पर उठ रहे सवाल भी संगीन है और आरोप भी। अब गेंद केंद्रीय एजेंसियों के पाले में और मुंबई पुलिस की कार्रवाई भी, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में लगातार सियासत का दखल बढ़ा, उसने इस हाई प्रोफाइल मामले में शक की कई बुनियाद और गहरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर सुल्तानपुर में कोरोना जांच के लिए बनाए मेडिकल कैंप में अव्यवस्थाओं ने डीएम का गुस्सा भड़का दिया। मौके पर पहुंचे डीएम ने न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार भी लगाई, बल्कि सलीके से काम करने के निर्देश भी दिए। आधे घंटे के अंदर 40 लोगों का होकर निकलना चाहिए। तुम लोगों को मदद करने के लिए इतने सारे लोगों को लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? नाटक मत करो। इस गुस्से की वजह जब आपको पता चलेगी तो आप इस महिला के सम्मान में तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ओह सॉरी, इनका परिचय कराना तो भूल ही गए। ये सुल्तानपुर की डीएम साहिबा सी इंदुमती हैं, जो जिले के एक इलाके में निरीक्षण पर निकली थी। अब आपको इनके गुस्से की वजह बताते हैं। वैसे तो जुलाई का महीना बादलों के बरसने का होता है, लेकिन डीएम साहिबा के बरसने की भरपूर वजह है। वजह है उनके आसपास जमा लोग। लगनी चाहिए उनका फोन। नहीं लग रहा तो जो फोन नंबर लग रहा है उसको ले लो। ये सभी लोग अपने कोविड की जांच मुकम्मल कराने के लिए राहुल टॉकीज के पास एक मेडिकल कैंप में पहुंचे थे, लेकिन कैंप में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने 50 आदमियों से ज्यादा होने पर ही कोरोना जांच करने का फैसला सुना दिया। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की किस्मत ही खराब थी कि मौके पर डीएम साहब पहुंच गए और नजारा देखकर बिफर पड़ी। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को मौके पर ही उनकी हरकत के लिए फटकारना शुरू कर दिया। जैसे ये फोन नंबर बता रहा है, बगल वाले बंदा को बताओ फोन करो। लगनी चाहिए उनका फोन। डीएम साहब का पारा चढ़ने की एक और वजह थी। असल में ये तैयारी उस मुहिम का हिस्सा थी जिसमें 3 बजे तक 300 लोगों का कोरोना टेस्ट किए जाने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने
बिना डीएम की फटकार के इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लगातार लोग आ रहे हैं ना, लगातार लोगों को बुलाया गया है। डीएम साहिबा का भड़कना इसलिए भी वाजिब नजर आया कि शहर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने की कवायद में 50 वार्डों में कोरोना जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन लोगों को मेडिकल कैंप तक लाने में जुटा है। नहीं लग रहा तो जो फोन नंबर लगता है उसको ले लो। 5 दिन का एक अभियान अब चलाया जा रहा है, जिसमें सुल्तानपुर में जितने भी नगर पालिका है, जितने भी वार्ड्स है, टोटल 56 वार्ड्स है। 56 वार्ड्स को 5 दिन के अंदर 8500 टारगेटेड सैंपलिंग, मतलब डोर टू डोर सैंपलिंग हर वार्ड वार हम लोग कर रहे हैं। खास तौर पे किसको हम सैंपल के लिए लेंगे, हर घर में कोई लक्षण वाले व्यक्ति कोई है तो उनको लेंगे। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 ईयर के अबव लोग हैं, उनको सबको लेके टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे 10 साल और 10 साल के नीचे के बच्चों का टेस्टिंग हो रहा है, और खास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी डोर टू डोर टेस्टिंग हम करवा रहे हैं। बहरहाल मौके पर डीएम साहिबा के गुस्से से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सभी को सांप सूंघ गया। हालांकि लोग अपने बचाव में डीएम को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डीएम साहब की सख्ती के आगे किसी की एक न चली। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, सुल्तानपुर। बगल वाले बंदा को बताओ, फोन करें, तो लगनी चाहिए उनका फोन। नहीं लग रहा तो जो फोन नंबर लग रहा है उसको ले लो। और उत्तर प्रदेश में अब तैयारी 2022 की चल रही है। इस तैयारी का दांव लगाने के लिए अब ब्राह्मणों पर नजर गड़ाई जा रही है। अयोध्या में भाजपा जहां भगवान राम के सहारे सत्ता में वापसी की राह देख रही है, तो सपा ने अब परशुराम का सहारा लिया है ना दिलचस्प बात। एक तरफ पूर्व मंत्री, दूसरी तरफ पूर्व विधायक और बीच में परशुराम। इस तस्वीर के बड़े सियासी मायने हैं, जिसे समझने की जरूरत आपको भी है। समाजवादी पार्टी शायद समझ चुकी है, तभी ये तस्वीर सार्वजनिक है। इस तस्वीर के बीच में भव्य प्रतिमा जो दिख रही है, वो भगवान परशुराम की है। वही परशुराम जो कभी शिव धनुष तोड़ने पर राम पर ही क्रोधित हो गए थे। हालांकि अंतर्मन से जब उन्होंने प्रभु श्री राम के विराट रूप के दर्शन किए, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये तो स्वयं जगत पालक विष्णु हैं। बहरहाल बात उस सियासत की जो धर्म के नाम पर चल रही है, जिसमें राम स्वीकार्य हैं और परशुराम को स्वीकार्य बनाया जा रहा है। ये सच है कि अयोध्या में राम मंदिर भाजपा का मुद्दा रहा। कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनाने का मौका उसके हाथ लग गया, लेकिन 2022 में सत्ता पाने की जुगत में लगी समाजवादी पार्टी अब परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को साधना चाहती है, और इसके लिए उसने 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी की है। इसके लिए पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे जयपुर तक टहलाए। अब परशुराम चेतना ट्रस्ट बनाकर न केवल ब्राह्मणों को जुटाने में लगे हैं, इसके साथ ही पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएंगी। यूपी की सबसे ऊंची और भव्य होगी परशुराम की प्रतिमा। 108 फीट ऊंची परशुराम की ब्रोंज की या फिर पत्थर की प्रतिमा लगवाएगी पार्टी। देश के बड़े मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति और अटल जी की मूर्ति बनाने वाले राजकुमार समेत जयपुर के 6 मूर्तिकारों से पार्टी नेताओं ने मुलाकात की। राजधानी लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये भव्य प्रतिमा लगी। देखिए, ये स्पष्ट सीधा सा एक विचार है और बहुत पवित्र विचार है। ये विचार है भगवान परशुराम चेतना पीठ, एक ट्रस्ट बनाई है हम लोगों ने। उस ट्रस्ट में भगवान परशुराम की 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शानदार और हम लोगों के मन में है ब्रॉन्ज की, कांस की मूर्ति लगाने का। इसका राजनीति के छोटे चश्मे से इसको मत देखिए, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा ने इस मसले पर सपा को निशाने पर लिया है। भाजपा का कहना है कि एक तरफ तो पार्टी मूर्ति लगवाने की बात कह रही है, दूसरी तरफ पार्टी के सांसद मस्जिद की बात कर रहे हैं। प्रभु परशुराम की मूर्ति लगाने के साथ साथ क्या उनके जीवन दर्शन, उनके जीवन चरित्र, उनके दिए गए संदेशों को, उनके सिद्धांतों को भी अपनाएगी समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव?
सतयुग से लेकर आज तक पितृभक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण, ऐसा अनुपम चरित्र और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। अपने ही पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने वाले अखिलेश यादव उनसे कुछ शिक्षा लेंगे और माफी मांगेंगे श्री मुलायम सिंह यादव से। मिशन 2022 के लिए सियासी समीकरण भी ब्राह्मणों के मसले पर उलझते जान पड़ रहे हैं। बसपा जहां भाजपा को सलाह दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के इस कदम का कांग्रेस समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां, धर्मशाला, सेवा केंद्र, तमाम संस्थान स्थापित है। समाजवादी पार्टी भी स्थापित कर रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हर किसी को, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम के कहे शब्दों का भी अनुसरण करना चाहिए और अपनी पार्टी में क्या क्या शब्द महापुरुषों की मूर्तियों के लिए कहे गए हैं, उनका भी अनुसरण करना चाहिए। प्रदेश की सियासत राम और परशुराम के खांचे में बट रही है। किसको किसका फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राम और परशुराम की ये सियासत ब्राह्मणों को रास आएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम मोदी ने अपने विचार रखे। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए ई कॉन्क्लेव में शिरकत करते हुए पीएम ने नई शिक्षा नीति से बड़े बदलावों की ओर इशारा कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलने के साथ ही इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार खुलकर रख दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए ई कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा नीति को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के सभी सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति पर विचार रखते हुए इसे क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने साफ किया कि नई शिक्षा नीति तक पहुंचने में 3 से 4 साल का वक्त लगा है, जिसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे लोगों का सहयोग शामिल है। पीएम के मुताबिक ये नीति नए भारत की बुनियाद रखेगी। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी है। स्थानीय भाषा के मुद्दे पर पीएम मोदी ने साफ किया कि बच्चों की भाषा स्कूल और घर में एक होनी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। पीएम ने साफ किया कि अब हाउ टू थिंक पर जोर देने का मौका है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि इससे क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को भी विकसित किया जाएगा। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई।
अपने भाषण में पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चों को ग्लोबल सिटीजन के तौर पर तैयार करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये बदलाव सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी जरूरी बताया है। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई है कि नए भारत के लिहाज से शिक्षा नीति के बदलाव का विरोध नहीं किया जा रहा है, जो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहाँ रुकने के बाद छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटते हैं। मम्मी कहती है सिर्फ कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, इसीलिए हम पीते हैं सिर्फ केंटारो का पानी। तो आप केंटारो कब ला रहे हैं? बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर भी। वीको वज्रदंती। Amazon प्राइम डे की ढेर सारी डील्स पाने का आज है आखिरी मौका। सिर्फ आज रात तक जॉइन प्राइम। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India. GD Goenka University, celebrating 25 years of excellence in education. Happy anniversary! आज डिनर मैं बनाऊंगा। ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। It's okay, Dad. बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए Ensure। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure, regain strength within weeks. Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। बस यहीं सज्जन की दुकान तक या पास में ही सज्जन के मकान तक, मंदिर के सामने वाले अली तक, कश्मीर में कली तक, मेहरा की मुंडेर तक, कचरे के ढेर तक, एवं नुक्कड़ तक। घर बैठो, जरूरत नहीं है जब तक। बाकी लोग यहाँ वहाँ जहाँ तक भी जा रहे हैं, कानों पर जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? जनहित में जारी कानों पर जिम्मेदारी। प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ ने प्रशासन और सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और जाहिर है इसकी चपेट में आने वाले लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन भी इन इलाकों में मदद के लिए सक्रिय हो रहा है। शारदा, राप्ती, गंगा, सरयू ये सभी उन नदियों का नाम है जिनके किनारे जिंदगी बसर करने वाले लोग आज खौफ में हैं। ये तादाद लाखों में पहुंच गई है क्योंकि हजारों गांव बाढ़ की बेबसी झेलने को मजबूर हैं। सबसे पहले बलिया की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ लाखों रुपए पानी में डूब चुके हैं। सरयू के पानी ने यहाँ शानदार घरों और गाड़ियों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। हालात ये है कि लोग पानी में जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। जिले के 34 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुमकिन होगा इसका भरोसा गांव के लोगों को नहीं है। वहीं डीएम साहब भी मानते हैं कि चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। घाघरा यानी सरयू नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, खतरे से 1 महीने पहले से बढ़ गया है। अब इसका अप्रोच जो है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल की तरफ हो रहा है लगातार, और इस कारण हमारी 4 तहसीलें बेलथरा, सिकंदरपुर, बांसडीह और बैरिया,
ये बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कुछ यही हाल है मऊ जिले का भी, जहां बाढ़ इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। पूर्वांचल में सिर्फ बलिया और मऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर जैसे जिले भी पानी की तबाही झेलने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के जिले में बाढ़ की त्रासदी का आलम ये है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। यहाँ की बेबसी का मंजर ऐसे समझा जा सकता है कि रास्ता टटोलकर या अंदाजे के मुताबिक पार किया जा रहा है। काम हो ही नहीं रहा तो बांध करेगा नहीं, काम शुरू रहे तो कैसे कैसे बांध कटे। और कट गया, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ, इतना नुकसान हुआ क्या बताऊँ आगे। क्या क्या दिक्कत होगी अब आगे? दिक्कत क्या है, दिक्कत है बांध कट गया, सब बहुत नुकसान हो, खेती पाती सब नुकसान हो गया, सब भैंस बढ़िया यहाँ से अपन जान बचावे का आफत है। यहाँ से लगभग सारे लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और यहाँ प्रशासन की वजह से कुछ यहाँ सुविधा भी नहीं मिल रहा है। जो आ रहा सुविधा वहाँ आधे रास्ते में ही लेके जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा सुविधा कोई। गोरखपुर से आगे बढ़ने पर गोंडा के हाल भी बहुत जुदा नजर नहीं आते। यहाँ सरयू की तबाही ने लोगों को न केवल डरा रखा है बल्कि उन्हें ऊंचे ठिकानों तक जाने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ के इलाकों का राज्य मंत्री अनिल राजभर ने हवाई दौरा किया, हाल जानने की कोशिश की, लेकिन लोगों को लगता है कि उससे उनके मसले का हल नहीं निकलने वाला है।